हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जय अरोड़ा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सनशाइन क्लासेस। तो आज मैं फिर आपके सामने पेश हूँ फ्रेंड्स, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए टॉपिक को लेकर। तो आज का टॉपिक हमारा कौन सा होगा फ्रेंड्स? आज का हमारा टॉपिक होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन सा टॉपिक होगा फ्रेंड्स? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, या इसे डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जैसे मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, वैसे ही फ्रेंड्स जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड यहाँ से एग्ज़ाम में 100%, 100 नहीं, आप सोचो 110% क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। ये टॉपिक मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा फ्रेंड्स, जिसमें जो हमारी फर्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ इसके बेस को जानेंगे। हम ये जानेंगे कि आखिर नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में कहाँ से लाए गए, कौन से भाग में हैं, आर्टिकल कौन कौन सा है क्या नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा इसमें कुछ वाद भी हुए थे और उन वादों में मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में किसको सर्वोच्चता प्रदान की गई, किसको निम्न समझा गया, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी सेकंड वीडियो होगी फ्रेंड्स, उसमें हम इसके जो अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक, उन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, एक एक अनुच्छेद को डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम आज का हमारा टॉपिक। तो फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखो इसके नाम से ही ये जाहिर हो रहा है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? राज्य से जुड़े हुए हैं, सरकार से, हमारी गवर्नमेंट से। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो जब कोई कानून बनाती है, नियम बनाती है इस देश के लिए, देश की जनता के लिए, या किसी प्रकार की कोई योजना शुरू करती है, तो वो जो योजना है या वो कानून है, उनके जो प्रावधान हैं फ्रेंड्स, वो इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों में दिए हुए हैं। जैसे मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकारों में क्या था? वो सीधे नागरिकों से जुड़े हुए थे, हमारे भारतीय लोगों से, भारतीय जनता से जुड़े हुए थे। और यदि उनका कोई हनन करता था तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते थे। उसी प्रकार जो नीति निर्देशक तत्व हैं फ्रेंड्स, ये सरकार से जुड़े हुए हैं। इसमें सरकार क्या क्या देश में सुधार करना चाहती है, देश में किस प्रकार के कानून बनाना चाहती है, देश की जातियों में, किसानों में, या देश में जो पर्यावरण संरक्षण है, इनमें क्या क्या सुधार करना चाहती है, उसके बारे में जो डिटेल है वो इसी टॉपिक में है, नीति निर्देशक तत्व टॉपिक में दी हुई है। लेकिन एक चीज़ याद रख लेना फ्रेंड्स, हम मूल अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और रिट दायर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। लेकिन यदि नीति निर्देशक तत्वों के तहत कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो एक क्वेश्चन सीधा बनता है, क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जाता, नहीं माना जाता। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखो, सबसे पहला तो है भाग। हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को जगह दी गई है? तो हमारे भारतीय संविधान का जो भाग है फ्रेंड्स, वो है 4। किस में है? 4 में। तो कई बार ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान के किस भाग में हैं? तो भाग कौन सा होगा? 4। सेकंड है फ्रेंड्स, अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं, ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। कितने हैं? 36 से 51 तक, क्योंकि अपने पहले पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या थे? मूल अधिकार। मूल अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में थे? 3रे में।
तीसरे में थे ना, तो चौथे में क्या होगा, नीति निर्देशक तत्व होगा। 35 तक जब मूल अधिकार हैं तो जाहिर सी बात है 36 से 51 तक फिर क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। तो 35 तक मौलिक अधिकार थे, फिर 36 से स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट 51 तक जो आएंगे वो आएंगे नीति निर्देशक तत्व। किस देश से ग्रहण किया गया है इन्हें, मतलब जो भारतीय संविधान है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आयरलैंड। किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड। और यदि एग्जामिनर कुछ डेप्थ में क्वेश्चन पूछ ले, बड़े एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोटे एग्जाम्स में तो सीधा ही पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। लेकिन यदि कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम्स, तो उसमें डेप्थ में क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि जो आयरलैंड था, या सॉरी आयरलैंड है, जो आयरलैंड देश है उसमें नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड में लिया गया है स्पेन के संविधान से। किस देश के संविधान से, स्पेन के संविधान से। तो आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए, स्पेन से लिए। और भारत ने किससे लिए, आयरलैंड से लिए। तो ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग कौन सा है, 4। अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं 36 से लेकर 51 तक। किस देश से ग्रहण किए गए हैं या किस देश के संविधान से इसे भारत के संविधान में लिया गया है, तो वो है आयरलैंड। और आयरलैंड ने किस देश के संविधान से लिए हैं, आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, जब भारतीय संविधान को बनाया जा रहा था, तो उस टाइम सबसे पहले एक संविधान सभा बनाई गई थी। उसी सभा ने बैठकर संविधान का निर्माण किया था, ये तो आपको पता ही है। आपको पता है फ्रेंड्स, जो हमारी संविधान सभा थी उसमें जो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो वो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, उनका नाम था BN राव। क्या नाम था फ्रेंड्स उनका, BN राव। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस टाइम जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में एक विचार चल रहा था मौलिक अधिकारों को लेकर। उस टाइम क्या था फ्रेंड्स, ये जो नीति निर्देशक तत्व थे ना, इन्हें नीति निर्देशक तत्व का नाम पहले नहीं दिया गया था, पहले इनका नाम नीति निर्देशक तत्व नहीं था। संविधान सभा में विचार चल रहा था और विचार में ये बात रखी गई थी, और वो बात किसने रखी थी, वो बात रखी थी BN राव ने। तो BN राव के द्वारा एक बात रखी गई कि जो हमारा संविधान है इसमें 2 प्रकार के मौलिक अधिकार होंगे। कैसे होंगे, 2 प्रकार के। जो एक मौलिक अधिकार होगा जिसके तहत क्या ऐसे मौलिक, मतलब जो एक मौलिक अधिकार होंगे या पहले नंबर वाले मौलिक अधिकार होंगे, उसमें ऐसे अधिकार आएंगे जिनके लिए हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे। लेकिन जो सेकंड नंबर के मौलिक अधिकार होंगे फ्रेंड्स, उनमें ऐसे मौलिक अधिकार होंगे जिसमें हम न्यायालय में शरण नहीं ले सकेंगे या उनके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकेंगे। तो BN राव जी ने एक सुझाव दिया कि आप ऐसे करो, जो अधिकार हम न्यायालय में जिसके लिए जा सकते हैं या न्यायालय में जिनके लिए अपील दायर की जा सकती है उसे मौलिक अधिकार फर्स्ट कह दो, और जिसके तहत हम नहीं जा सकते उसे मौलिक अधिकार सेकंड की संज्ञा दे दो। बट ऐसा हुआ नहीं। तब सरकार ने ये निर्णय लिया, उस टाइम उसमें जो ये राव थे उन्होंने भी ये बात कही थी, वो भी सहमत हुए थे कि जो फर्स्ट हैं जिसके तहत हम न्यायालय में जा सकते हैं वो तो मौलिक अधिकार ही रहेंगे, उनका नाम मौलिक अधिकार ही रहेगा, वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन जिनके तहत हम न्यायालय में नहीं जा सकेंगे
जिन अधिकारों के तहत हम न्यायालय में नहीं जा सकेंगे, जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, उन्हें सेकंड मौलिक अधिकार की संज्ञा नहीं देगी फ्रेंड्स। उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्या कहा गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। तो जो मौलिक अधिकार न्यायालय में जाकर हम उसके खिलाफ, जब हमारे अधिकारों का हनन होता है